अस्सलाम वालेकुम एंड डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 5 में स्टूडेंट आपने सेट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले आपने सेट्स को क्लियर करना है कि सेट्स कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 में जिन टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो सबसे पहले है सेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को सेट्स की डेफिनेशन बताऊंगा कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद सेकंड में ये बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम देखेंगे। थर्ड टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारे पास मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। सम इंपॉर्टेंट सेट्स यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको हम यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं, वो बताऊंगा। और जो फिफ्थ टॉपिक है, जो फोर्थ टॉपिक है, वो आपके पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। इनमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे लेते हैं, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट्स कहते किसको है और इसकी डेफिनेशंस क्या है। सेट्स की डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects is called set। सेट की डेफिनेशन ये है कि a collection of well defined and distinct objects is called set। वेल डिफाइंड कहते हैं वाज़ेह एशिया को, यानी जो वाज़ेह तौर पे बयान की गई हो उसको वेल डिफाइंड कहते हैं या वाज़ेह एशिया को कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मींस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट को कहते हैं। सेट की डेफिनेशन ये होगी कि एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हो, तो फिर ऐसी कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें दो चीजें हैं आपके पास कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हों यानी डिस्टिंक्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। लेट्स सपोज मैं एक सेट लिखता हूं, सेट ऑफ क्रिकेट टीम लिखता हूं। सेट ऑफ क्रिकेट टीम, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है सेट ऑफ क्रिकेट टीम, अगर आपसे कोई कहे क्या ये सेट है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। यानी वेल डिफाइंड मींस के किस क्रिकेट की टीम के बारे में बात हो रही है, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है या इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। तो ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से इस सेट को यानी सेट ऑफ क्रिकेट टीम को हम सेट नहीं मानेंगे। लेकिन फर्ज करें मैं इस सेट को इस तरीके से लिखता हूं, सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखता हूं। तो अब आपने स्टूडेंट यहां पे देखिए ये जो सेट होगा सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये वेल डिफाइंड होगा, यानी इसको पढ़ते ही आपको बात पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाएगी कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। वेल डिफाइंड कहते हैं स्टूडेंट जब भी आप किसी से कोई गुफ्तगू करते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि अगला जो सुनने वाला बंदा है उसको आपकी बात जो है वो मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए, तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे ये जो सेकंड सेट मैंने लिखा है सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये वेल डिफाइंड होने की वजह से यानी वाज़ेह तौर पे बयान होने की वजह से इसको हम सेट कहेंगे।
लेकिन जो फर्स्ट सेट है सेट ऑफ क्रिकेट टीम, इसको हम सेट की डेफिनेशंस पे पूरा नहीं उतर रहे हैं क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है इसके बारे में आप श्योर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है। अब स्टूडेंट जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स हैं, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट्स के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे कि सेट से ऑब्जेक्ट्स वो एलिमेंट्स होंगे या वो मेंबर्स होंगे जो उस सेट्स के अंदर आते हैं। जैसे सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होंगे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस सेट्स के प्लेयर्स लिखता हूं, सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखते हैं, तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे लेट्स सपोज शाहिद अफरीदी आता है, उमर अकमल आता है, यानी उमर अकमल आता है आपके सामने, इसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, यानी शाहिद अफरीदी, उमर अकमल जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, तो इट मींस के ये क्या कहलाएगा, फिर सेट्स कहलाएगा। अब स्टूडेंट हम फिर देखते हैं कि सेकंड हमारे पास ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं, यानी किसी सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो याद रखें किसी भी सेट्स को अगर हमने एज अ होल किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं इस सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। कोई भी लेटर चूज कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज अगर मैं इसको एक्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कैपिटल एक्स से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमेशा सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स को। लेट्स सपोज मैं अगर सेट वाई लेता हूं, सेट ऑफ वॉवल्स, यानी जो वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स में उनका सेट्स है, तो इसको मैं अगर एज अ होल इस सेट को कोई नाम देता हूं तो वो कैपिटल वाई की सूरत में दूंगा, या कैपिटल एक्स कहूंगा, या कैपिटल बी कहूंगा। लेकिन हमेशा याद रखें जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स को मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये ए ई आई ओ यू है, यानी इसमें देखें ये जो सेट लेटर्स जो हैं ये वॉवल्स के, इनको हमने स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है। अगर कोई इनको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखता है, ये जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है इनको, यानी ए ई आई ओ यू को, तो ये गलत कंसीडर होगा। तो हमेशा एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स को स्मॉल अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एज अ होल सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ए ई आई ओ यू है ये इस सेट वाई के एलिमेंट्स कहलाते हैं, या इनको हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, या इनको एंट्रीज ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, या इनको हम एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द सेट्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम इनको देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड हैं। यानी ये चीजें स्टूडेंट आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में, तो यहाँ पर आप इसका रिव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपके सामने कोई नई चीज नहीं आ रही है। तो मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी भी सेट्स को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड है, कितने डिफरेंट वे से किसी सेट्स को लिखा जा सकता है, तो ये हमने देखना है। मेथड्स टू राइट अ सेट, याद रखें स्टूडेंट देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी एक सेट को लिखने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, यानी आप किसी भी सेट्स को डिस्क्रिप्टिव मेथड के जरिए लिख सकते हैं। और जो सेकंड मेथड आपके पास है वो टेबुलर मेथड है, या इसको रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन है, यानी आप किसी सेट्स को इन तीनों वेज में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है किसी सेट्स को लिखने के लिए। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये होता है स्टूडेंट कि व्हेन अ सेट राइट इन अ सेंटेंस, यानी जब हम किसी सेट्स को सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लेता हूं, सेट ए लेता हूं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। लेट्स सपोज सेट ए क्या लिखते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये जो सेट मैंने लिखा है, इस सेट्स को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, यानी वर्डिंग में लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप किसी सेट्स को लिखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी या डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगी। तो सेकंड मेथड है स्टूडेंट कि किसी भी सेट्स को राइट करने के लिए टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है उनको सबसे पहले करली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं और उसके बाद उन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर आपसे कोई कहे कि इस सेट्स को आप टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो यानी पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। हमें पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, जैसे 1 2 3 सो ऑन। तो जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 है। हम क्या करेंगे, इस सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए इनके एलिमेंट्स को इंक्लोज करेंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज करेंगे। अगर हम फर्ज करें कॉमास नहीं लगाते हैं तो फिर ये जो सेट्स होगा ये इसमें एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए ये एक ही नंबर कंसीडर होगा और इसको हम पढ़ेंगे 12345। लेकिन कॉमास का यूज करने से ये इसको फिर हम क्या पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 होगा, यानी इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से अगर हम किसी सेट्स को लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्म है वो है सेट बिल्डर नोटेशन है। तो सेट बिल्डर नोटेशंस में हम किसी भी सेट्स को लिखने के लिए नोटेशंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे साइड पे मैं आपको पहले नोटेशंस बताता हूं कि नोटेशंस कौन कौन सी हैं। तो ये पहले हम लोग देखते हैं और उसके बाद किसी सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा ये चेक करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास सिंबल है ये वाला, या वर्टिकल लाइन लगा लें या इसको डबल डॉट लगा लें, कॉलन का यूज करें। इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये सबसे पहली नोटेशन है। उसके बाद आपके पास ये वाला सिंबल है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ये नोटेशन है, इसको हम पढ़ते हैं एंड। इसके बाद हमारे पास ये नोटेशन है ऊपर की तरफ है, इसको हम पढ़ते हैं आर। और फिर उसके बाद ये नोटेशन है, ये लेस देन के लिए यूज होता है सिंबल, और ये जो सिंबल होता है ये ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। और इसके अलावा ये सिंबल यूज होता है, तो ये किसके लिए यूज होता है, लेस देन आर इक्वल टू के लिए यूज होता है, लेस देन आर इक्वल टू। और इसी तरीके से ये वाला जो सिंबल है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो इन नोटेशंस का यूज करते हुए अगर हम किसी सेट्स को राइट करते हैं तो वो जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, सेट बिल्डर नोटेशन होगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। तो सेट बिल्डर नोटेशन में इस सेट्स को लिखने के लिए हम सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 है, इन सब एलिमेंट्स को किसी एक लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मैं लेट्स सपोज इन सारे एलिमेंट्स को x के साथ क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। तो a इज इक्वल टू x आ जाएगा।
अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला बंदा इसको देखे तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि x यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब हमने ये भी बताना है इन नोटेशन का यूज करते हुए यहाँ पर x की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी x की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है बाय यूजिंग दिस नोटेशन। तो हम सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को किससे हमने रिप्रेजेंट किया, x के साथ रिप्रेजेंट किया। अब हम x को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे, x सच दैट, जिसको हम क्या पढ़ते हैं सच दैट, या इसकी जगह आप डबल डॉट का भी यूज करते हैं, कॉलन का भी, तो इसको पढ़ा जाएगा x सच दैट। अब इन नंबर्स को देखेंगे जिसमें ये आपके पास सेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं 5 तक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां तक लिखने के बाद आप जहां पे देखें x जो है वो सेट ऑफ नेचर, इसके मुताबिक x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके मुताबिक तमाम नेचुरल नंबर्स के सेट्स को x रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो सेट्स है हमारे पास वो कहां से कहां तक नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 5 तक है, सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है। मैं अगर लेट्स सपोज यहां पे ब्रैकेट क्लोज करता हूं ये लिखने के बाद, तो इट मीन x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस के x जो है वो हर नेचुरल नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस के इस सेट्स के अंदर हर नेचुरल नंबर्स नहीं है, कहां तक है, 5 तक है। तो इसलिए हमें मजीद नोटेशंस का यूज करते हुए आगे इस सेट्स को डिफाइन करना होगा। तो हम इस नोटेशन का यूज करेंगे। ये जो नोटेशन है ये किसके लिए होती है, एंड के लिए होती है। तो हम x such that x belongs to natural number and x जो है वो 5 या 5 से लेस देन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो हम एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इट मींस के x such that x belongs to natural number and x is less than or equal to 5। इसका मतलब यह है कि x उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 5 या 5 से छोटे हैं। तो इन नोटेशंस का यूज करते हुए आपने इस तरीके से अगर किसी सेट्स को डिफाइन करना हो तो ये आपके पास क्या होती है, सेट बिल्डर नोटेशंस होती है। तो स्टूडेंट ये चीजें आप लोगों ने 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़ी हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तफसील में ये नहीं जाऊंगा, जस्ट एक रिमाइंडर करा रहा हूँ और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेट्स की ऑपरेशंस कितने हैं, यानी सेट्स को कितने वे से ऑपरेट किया जा सकता है। सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स है, यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमने ये देखना है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A union B, यानी इस U के जरिए हम यूनियन ऑफ टू सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट्स अगर हमारे पास हैं, एक सेट है A और सेकंड सेट है B, तो इन दोनों की यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A यूनियन B। और इसके बाद मैं A यूनियन B को डिफाइन करता हूं। तो A यूनियन B कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। A यूनियन B में A और B के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी जितने एलिमेंट्स A में हैं वो भी आएंगे और जितने एलिमेंट्स B में हैं वो भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट B लेता हूं लेट्स सपोज 3 4 5 एंड 6 लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज A यूनियन B,
तो ए सेट ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 2 3 4 है और सेट बी किसके इक्वल है 3 4 5 6 है। अब हमें पता है कि ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स आते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो इट मींस कि ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4 हैं और बी के ए के जो दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 वो सेट बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 3 और 4 ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो याद रखें जब भी दो सेट्स की हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन में उन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे, यानी एक ही बार लिखेंगे। अब इन 3 और 4, इस 3 को और इस 4 को मैं यहाँ पे पहले लिख चुका हूं, तो फिर दोबारा नहीं लिखूंगा, बल्कि आगे क्या लिखूंगा मैं 5 और 6 लिखूंगा। तो यूनियन में हमेशा दो सेट्स की जब हम यूनियन लेते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको यूनियन में सिंगल टाइम लिखा जाता है, यानी एक ही दफा लिखा जाता है। तो ये आपके पास क्या होती है यूनियन ऑफ टू सेट्स होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होती है, तो यहीं पे मैं करता हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ two sets A and B is denoted by A intersection B, यानी इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टे U से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं U से रिप्रेजेंट करते हैं। A intersection B consist only common elements of A and B, consist only common elements of A and B, यानी A इंटरसेक्शन B में सिर्फ हम लोग A और B के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। जैसे लेट्स सपोज सेट A आपके पास है 1 2 3 4 है, सेट बी है 3 4 5 6 है। अगर आपसे कोई कहता है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, यानी सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन ले लो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो उल्टा यू है इसको हम क्या पढ़ेंगे इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखें इन दोनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट है 1 और 2 कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 और 2 सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। यहाँ पर सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 है, क्योंकि 3 और 4 जो है वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो इस इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे ए और बी की इंटरसेक्शन में 3 और 4 लिखेंगे। 5 और 6 जो सेट बी के 5 और 6 एलिमेंट्स हैं ये भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इट मींस के इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आएंगे ए 3 और 4 आएंगे, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगी। अब इस इंटरसेक्शन को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर। अब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ x इज इक्वल टू 1 4 7 9 एंड y इज इक्वल टू 2 4 5 9, देन फाइंड पार्ट 1 है x यूनियन y और पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो हम पहले पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है x यूनियन y है, यानी सेट x हमारे पास है 1 4 7 9 है, यूनियन सेट y हमारे पास है 2 4 5 9 है। आपने दोनों की यूनियन लेने हैं, तो यूनियन में हम x और y के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो 1 4 7 9 आ जाएगा। यहां से देखिए 2 आएगा क्योंकि 2 जो है वो सेट x में नहीं है, और 4 क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो यूनियन में हम कॉमन एलिमेंट्स को सिंगल टाइम लिखते हैं। तो 4 को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं।
तो इसको दोबारा नहीं लिखना। इसी तरीके से 5 आएगा, 9 भी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 9 को भी हमने यूनियन में सिंगल टाइम लिखना है। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है x इंटरसेक्शन y है, तो x इंटरसेक्शन y करते हैं तो x आपके पास है 1 4 7 9 है, इंटरसेक्शन सेट y है 2 4 5 9 है। अब जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स 4 कॉमन है दोनों में, सेट x और सेट y में 9 दोनों में कॉमन है, तो इट मींस के जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या आ जाएगा 4 और 9 आएगा। तो इस तरीके से हम दोनों सेट्स की क्या फाइंड करते हैं, यूनियन और अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू 5, यानी जो सेट x है वो आपके पास 5 के इक्वल है। 5 कहते हैं स्टूडेंट एम्प्टी सेट को, यानी एम्प्टी सेट्स को आप 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो। इसी तरीके से सेट y है z+, z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और z+ जो होते हैं वो इंटीजर्स, z के ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये 1 2 3 4 सो ऑन, दीस आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसी तरीके से सेट t आपके पास गिवन है q+, q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, और q+ मींस के जो सेट t है आपके पास q के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इट मींस के पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो होंगे वो 1 से आगे होंगे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 है, 0.2 है, सो ऑन। इसी तरीके से 1 भी आता है, 2 भी आता है, 2.1 भी आता है। ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जिनके साथ प्लस का साइन हो। अब स्टूडेंट पार्ट 1 में आपसे कह रहा है कि फाइंड x यूनियन y, यानी आपने x यूनियन y फाइंड करना है। तो सेट x आपके पास है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट्स को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से भी, जिसको हम क्या पढ़ते हैं 5 कहते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन सेट ऑफ y आपके पास है z+। अब यहाँ पे देखें एम्प्टी सेट मींस कि कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो इट मींस कि अगर मैं z+ की यूनियन ले लूं इस एम्प्टी सेट के साथ तो ये क्या आ जाएगा, z+ ही आ जाएगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो x में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इस तरीके से हम इनकी क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। इसी तरीके से x यूनियन t भी होगी। मैं जरा y यूनियन t करता हूं कि y यूनियन t किसके इक्वल आएगा। सेट y आपके पास है z+ है, यूनियन सेट t आपके पास है q+, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। हमेशा याद रखें स्टूडेंट के जो सेट y है, यानी जो z+ है सेट y, ये सबसेट है किसका, q+ का। अगर आप दो सबसेट्स की यूनियन लेते हैं तो फिर जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 है, और सेट b मैं लेट्स सपोज लेता हूं 1 2 3 4 5 लेता हूं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सेट a जो है वो सेट b का क्या है, सबसेट है। सेट a सेट b का सबसेट क्यों है, क्योंकि सेट a का हर एलिमेंट सेट b में मौजूद है, यानी सेट a का 1 भी सेट b में है, 2 भी है, 3 भी है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन ले लूं, यानी a यूनियन b करूं, तो a यूनियन b में सेट a के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और सेट b के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 जो है वो सेट b में भी है, तो इसलिए हम यूनियन में इनको एक ही बार लिखेंगे, सिंगल टाइम लिखेंगे, और सेट b में जो इजाफी एलिमेंट है 4 और 5 वो भी यूनियन में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब मैं a यूनियन b करता हूं तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 आ गया, और सेट b किसके इक्वल है, वो भी 1 2 3 5 के इक्वल है। तो इट मींस के a यूनियन b किसके इक्वल आ रहा है,
बी के ही इक्वल आ रहा है, तो ये कब ए यूनियन बी यानी बी के कब इक्वल होता है, जब ए जो है वो बी का सबसेट हो। इसी तरीके से यहाँ पे z प्लस जो है वो सबसेट है q प्लस का, क्योंकि z प्लस का हर एलिमेंट q प्लस में मौजूद है। जैसे 1 है तो 1 q प्लस में आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर है 2 है तो 2 भी q प्लस में आ रहा है, सेट y का 3 भी q प्लस में आ रहा है। तो इट मींस कि सेट y का हर एलिमेंट सेट t में मौजूद है और सेट t में कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट y में नहीं है। तो इट मींस कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एज y इज अ सबसेट ऑफ सेट t, यानी y जो है वो सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है, y सबसेट है सेट t का। तो सो z प्लस यूनियन q प्लस करूं तो ये आपके पास क्या आएगा, q प्लस ही आएगा। जैसे अगर a सबसेट है b का तो फिर a यूनियन b क्या आता था, a यूनियन b इक्वल आता है a b के ही। तो इस तरीके से z प्लस यूनियन q प्लस किसके इक्वल आ जाएगा, q प्लस के ही इक्वल आएगा। तो ये आपके पास इनकी क्या होगी, यूनियन होगी। अब जरा पार्ट 4 इसका देखें। पार्ट 4 आपके पास है x इंटरसेक्शन y है, यानी आपने सेट x और सेट y में इंटरसेक्शन लेनी है। तो सेट x आपके पास एम्प्टी सेट है, इसको फाई भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट y जो है वो आपके पास z प्लस है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। और हमें पता है कि जब भी हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हमेशा दोनों सेट्स के क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो सेट x है वो तो आपके पास एक एम्प्टी सेट है, तो इट मींस के एम्प्टी सेट का मतलब है कि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो इट मींस कि सेट x और सेट y में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो फिर इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी। या इसको हम जस्ट ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस के x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल आ जाएगा, वो फाई के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x और y की इंटरसेक्शन लेंगे। अब लेट्स सपोज पार्ट 5 में इसमें करता हूं। पार्ट 5 में y इंटरसेक्शन t है। अब सेट y हमारे पास किसके इक्वल है, सेट y इक्वल है z प्लस के, और सेट t किसके इक्वल है, सेट t इक्वल है q प्लस के, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट है। अब जब भी याद रखें स्टूडेंट के दो सेट्स की आप इंटरसेक्शन लेते हैं और दोनों सेट्स एक दूसरे के, यानी अगर सेट y यहां पर हमें नजर आ रहा है कि सेट y जो है वो सेट t का क्या है, सबसेट है। तो इट मींस कि जब आप y इंटरसेक्शन t करेंगे तो फिर इनकी इंटरसेक्शन y आएगी, यानी z प्लस और q प्लस में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्योंकि z प्लस का हर एलिमेंट q प्लस में भी होता है और हम इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। तो इट मींस कि इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, z प्लस आएगा, यानी आपके पास y इंटरसेक्शन t किसके इक्वल आएगी, y के इक्वल आएगी। इस बात को यहां से समझ लें स्टूडेंट। जैसे लेट्स सपोज आपके पास सेट A है 1 2 3 है, सेट B है 1 2 3 4 5 है। अब आपको नजर आ रहा है कि सेट A सेट B का सबसेट है। अगर मैं सेट A और सेट B की इंटरसेक्शन लेता हूं तो सेट A और सेट B की इंटरसेक्शन लेते हुए दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो इसमें 1 दोनों सेट्स में कॉमन है तो इंटरसेक्शन में 1 आएगा, 2 कॉमन है दोनों सेट्स में तो 2 आएगा, इसी तरीके से 3 कॉमन है तो 3 आएगा। अब इट मींस कि जो A इंटरसेक्शन B आपके पास आ गई है ये 1 2 3 आ गई है, जबकि ये 1 2 3 किसके इक्वल है, सेट A के इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर A सबसेट हो B का तो फिर A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास Z प्लस जो है वो सबसेट है किसका, Q प्लस का, यानी y सबसेट है किसका, t का। तो फिर y इंटरसेक्शन t करूंगा तो उसमें क्या आएगा, सेट y आएगा, क्योंकि y सबसेट है t का तो y किसके इक्वल था, z प्लस के इक्वल था। तो इट मींस के इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगी, सेट y आएगी। तो
इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो सेट्स की इंटरसेक्शन और यूनियन लेते हैं। तो यहाँ तक देख लें स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर्स में डिफरेंस ऑफ सेट और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे लेते हैं वो हम करेंगे। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच।